This is Rashyam Singh on behalf of Black Diamond Public School. Welcome all in the premises of Black Diamond Public School to hold an internal training session. Today is 24th of July. So before going forward, I would just like to highlight the importance of 24th July in Indian history. 24th July is celebrated as National Income Tax Day. National Income Tax Day because on 24th of July 1860, Sir J. Wilson introduced the taxation system in India to collect revenue for the betterment of British. One more important event is basically integrated with the 24th of July, that is today is National Thermal Engineers Day. National Thermal Engineers Day. So I would like to express my sincere thanks to all the thermal engineers who are working in the field of thermal engineering. Because of that we are getting power or electricity supply in our home. Now moving to our topic. Today's topic is art integration. Art integration. In Hindi it is known as Kala Ekikaran. Kala Ekikaran. So in this specific section we will learn a lot of things about the art and how art can be modified in schools or in other educational institutions for the betterment of the student. कैसे हम कला को उपयोग कर सकते हैं, कैसे कला का एकीकरण का प्रयोग करके हम बच्चों में एक विकास डाल सकते हैं ताकि बच्चे कला के क्षेत्र में कुछ अपना भविष्य को उज्जवल कर सके और वो चीजों को क्या कर सके, बेसिकली एंजॉय कर सके. So let's move to the topic. Your students can learn the art as well as learn through the art and you will the educator. इससे बहुत ही अच्छी बात कही गई है कि हमारे जो विद्यार्थी है आर्ट को सीख भी सकते हैं और आर्ट से भी सीख सकते हैं. दोनों बातों में फर्क है. हम आर्ट भी सीख सकते हैं, कला भी सीख सकते हैं और कला से भी सीख सकते हैं. कला बेसिकली अगर कहा जाए तो आज के समय में जो भी है, चाहे वो नृत्य कला हो, गायन कला हो, चित्रकला हो, तो ये सब जो कला है वो आज कहीं न कहीं हम बच्चों के अंदर डाल के एक उनके भविष्य निर्माण की तरफ हम लेकर जा सकते हैं. एक कहीं न कहीं अवधारणा हमारे अंदर है. मैं फिर से थोड़ी सी बातों को बताना चाहूँगा. कहीं न कहीं अवधारणा हमारे अंदर है कि जैसे ही क्लास 10 पास होता है बच्चे, हमारे पास 3 ऑप्शन होते हैं. बेसिकली कहा जाए तो हमारे पास 3 रास्ते होते हैं. पहला होता है विज्ञान, साइंस को बोलते हैं, दूसरा आर्ट कला और तीसरा कॉमर्स वाणिज्य. वो तीनों क्षेत्र जो है मैक्सिमम बच्चे जो है हमारे वो हमारे साइंस की तरफ ऑफ करते हैं और बच्चे हमारे कॉमर्स की तरफ ऑफ करते हैं और जो और बच्चे हैं वो हमारे आर्ट की तरफ ऑफ करते हैं. लेकिन एक कहीं में हमारे अवधारणा है. अगर किसी से पूछा जाए कि क्या कर रहे हो, तो अगर उसने बोला कि मैं आईए कर रहा हूँ, बीए कर रहा हूँ, तो ये कहीं बिल्कुल किसी से देखा जाए आईए कर रहे हो, बीए कर रहे हो, अच्छा ठीक है, तो पढ़ाई वाला कर लेते हो, बेहतर हो. मतलब आईए की पढ़ाई का पार्ट नहीं, पढ़ाई का पार्ट नहीं. ये कहीं ना कहीं हमारी एक अवधारणा बन चुकी है कि अगर कोई इंटरमीडिएट ऑफ आर्ट्स कर रहा है और बैचलर ऑफ आर्ट्स कर रहा है, इसका मतलब इज नॉट लर्निंग एंड इज नॉट स्टडिंग. ये अवधारणा कहीं ना कहीं हमारे अंदर है और ये अवधारणा को, ये जो एक हमारे अंदर जो प्रेजुडिस है, इसको दूर करना भी हमारा ही काम. क्योंकि अगर हम आर्ट के क्षेत्र में देखें तो कला के क्षेत्र में भी हमारे पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं जिससे कि अगर बच्चे स्किल सीखें, अगर स्किल सीख लें तो वो बहुत सारी चीजों को अचीव कर सकते हैं. तो यहाँ पे हम उन चीजों को थोड़ा सा परखने की कोशिश करते हैं और देखने की कोशिश करते हैं. जो एंड्रू मिलर साहब ने जो एक बहुत ही अच्छा कोट दिया कि हम लोग कला भी सीख सकते हैं और कला से भी सीख सकते हैं. अगर हमारे अंदर कला है, अगर हमारे अंदर आर्ट है, तो एक बात को
कभी भूखे नहीं मरे। अगर हमारे अंदर कला है, अगर हम किसी में निपुण हैं, किसी चीज का अगर बेसिक नॉलेज हमें है, अगर वो चीज हम जान रहे हैं, तो हमारा जो एक डिजिटल बॉय लाइवलीहुड है वो डिस्टर्ब नहीं होने वाला। तो we can learn the art as well as we can learn through the art. हम कला भी सीख सकते हैं और हम लोग कला से भी सीख सकते हैं। Art integrated learning is an NCERT initiative based on the recommendation of the NCF 2005, of which the position paper clearly mentions education through the art, where learning takes place using different art forms as tools in teaching learning process. This model is designed to promote experiential learning, where every learner is provided opportunity to go through the art experience in visual and performing art to understand and learn different subjects. ये बेसिकली जो हमारा एनसीईआरटी का जो इनिशिएटिव है, इसमें एनसीई 2005, एनसीई का मतलब होता है नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क जो कि 2005 में आया था। उससे एक इनिशिएटिव है कि हम चीजों को सीख सकते हैं विद हेल्प ऑफ आर्ट, नए नए टेक्निक्स का इस्तेमाल करके, नए नए आइडियोलॉजी का इस्तेमाल करके। इसमें एक टेक्निक आपका ऑडियो विजुअल टेक्निक है। ऑडियो विजुअल टेक्निक का मतलब क्या होता है, जिसमें हम चीजों को देखकर और सुनकर हम चीजों को समझते हैं। जैसे एक छोटी सी हम एग्जांपल आपको देना चाहेंगे। अगर हम एक कोई मूवी का नाम अगर लेते हैं, कोई फेमस मूवी का अगर हम नाम लेते हैं, अगर एक फेमस मूवी का नाम जैसे आपको बता रहे डायलॉग है, अरे वो सांभर कितने आदमी, तो शायद 99% लोग हमारे यहाँ जो मौजूद हैं उनको इस मूवी का नाम पता होगा। हो सकता है आपको ना हो, बट 99% लोगों को इस मूवी का नाम पता होगा। क्यों? क्योंकि हमने उसको मूवी को देखा। जब हमने उस मूवी को सिर्फ देखा है, हमने उस मूवी को किया, उस मूवी को हमने उसको जब देखा तो हमारा आर्ट मतलब कि देखिए हमारे बॉडी में 5 सेंस ऑर्गन होते हैं, तो जिसमें एक सेंस ऑर्गन जो है हमारा आईज और ईयर्स भी होते हैं, और ये बहुत ही मजबूत होता है किसी भी चीज को सेंस करने में। तो जब हम उस मूवी को देख रहे थे तो हमने उस मूवी के डायलॉग को अपने कानों से सुना, हमने उसको अपनी आंखों से देखा और हमने उस मूवी को किया। इसे हमें आज तक, चाहे वो 10 साल पहले देखा हो, 15 साल पहले देखा हो, बट अभी भी हमें उस मूवी का शायद एक डायलॉग याद है और उस मूवी का नाम याद है। बट पढ़ाई की बात की तो हो सकता है 3 महीने 4 महीने पहले जो चीजें हमने पढ़ी वही हमें याद ना पॉसिबल हो सकता है। तो अगर हम चीजों में ऑडियो विजुअल टेक्निक्स का इस्तेमाल करें तो हो सकता है कि हमारा टीचिंग लर्निंग मेथड जो है वो और ज्यादा इंप्रूव हो सकता है। So this is an initiative of the National Council of Education, Research and Training under the NCF framework 2005. The National Policy of Education 2020. जैसा कि हम लोग सब लोग एनईपी के बारे में अवगत हैं, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो कि तीसरी बार हमारे देश में अमेंड हुआ है एक कस्तूररंगन कमेटी के अंडर। तो इसमें एनईपी के अकॉर्डिंगली कहा जाता है आर्ट इंटीग्रेशन इज द क्रॉस curriculum pedagogical approach that utilizes various aspects and forms of art and culture on the basis of experiencing the learning of concepts across subjects. जो कला का एकीकरण है, वो एक अप्रोच इस प्रकार से है जहाँ पे हम अलग अलग एस्पेक्ट्स को स्टडी करें और विद द हेल्प ऑफ आर्ट, विद द हेल्प ऑफ कल्चर, जो हमें वहाँ पे अनुभव होगा वो हमसे कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं। जो भी हमें वहाँ से अनुभव हो रहा है, जो भी आर्ट फॉर्म को वहाँ से सीख रहे हैं, उसको हमें कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं टू एनहांस आवर लर्निंग एंड टू एनहांस आवर टीचिंग। Art integrated education. As part of the thrust on experiential learning, art integrated education has to be embedded in classroom transactions, not only for creating joyful classrooms, but also for reviving the Indian ethos through integration of Indian art and culture in teaching and learning process at entry level. जो आर्ट इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसको क्लासरूम में हमको इस प्रकार से उसको यूज करना है ताकि हमारा जो क्लासरूम स्टडी है वो कहीं ना हमारा जॉयफुल इन द सेंस कि बच्चे उसको एंजॉय करें और बच्चे उसको हंसते हंसते खेलते खेलते पढ़ें, क्योंकि एक होता है लर्निंग विद प्ले
हंसते हंसते खेल खेल में उसको पढ़ा जाए, चाहे वो एबीसीडी रटाना हो, एबीसीडी किसी म्यूजिक की धुन पे बना के सिखा सकते हैं। अगर हाई लेवल पे जा रहे हैं, मान लीजिए क्लास 8, 9, 10 में कुछ केमिस्ट्री की कोर्स है, तो केमिस्ट्री में अगर हमें मान लीजिए पीरियोडिक टेबल याद कराना है, तो पीरियोडिक टेबल को हम विद म्यूजिक क्यों डाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हम चीजों को विद द हेल्प ऑफ आर्ट जब यूज करते हैं तो हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो काफी ज्यादा इफेक्टिव होती है, काफी ज्यादा बेहतर होती है। जैसे मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा, मैंने एक बार देखा था कि एक केमिस्ट्री में बेसिकली तो बहुत सारे केमिकल फॉर्मूले होते हैं, बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारे आयन्स होते हैं, तो उनको काफी बेहतर तरीके से धुन में उसको डाल दिया। तो उससे क्या हुआ कि बच्चों ने उसको जब मेमोराइज करना शुरू किया तो वो गाने के साथ याद करना काफी ज्यादा आसान हो गया। Why integrate art? तो कला का एकीकरण जरूरी क्यों? Is the question. कि जो कला का एकीकरण हम कर रहे हैं, जो इंटीग्रेशन कर रहे हैं कला का इन एजुकेशन, why it is necessary? क्यों इसकी जरूरत हमें पड़ी? So let's find out. Make लर्निंग जॉयफुल। पहला तो है कि हमारे जो टीचिंग मेथड है उसको कहीं ना कहीं एंजॉयबल बनाने के लिए, ताकि हम चीजों को क्या करें, हंसते हंसते खेलते खेलते चीजों को सीखें, ताकि हमारा जो मेथड है वो ज्यादा इफेक्टिव हो, ज्यादा बेहतर हो। हेल्प विजुअलाइजेशन, चीजों को विजुअलाइज करने में हमें आसानी। अगर हम चीजों को विजुअलाइज करके देख रहे हैं, चीजों को हम एक एज ए विजन देख रहे हैं, चीजों को समझ कर अगर हम पढ़ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बेहतर हो सकता है। जो हमारे टीचिंग मेथोडोलॉजी है कहीं ना कहीं वो ज्यादा इनहैंस होगा, ज्यादा बेहतर होगा। ए शिफ्ट फ्रॉम रोड मेथड, तो हमारी पुरानी पद्धति चल रही है, पुरानी पद्धति में बेसिकली जो हम फॉलो कर रहे हैं, आना, चीजों को बस पढ़ा देना, लिखा देना, क्वेश्चन आंसर करवा देना, उस क्वेश्चन आंसर को चेक कर देना, बच्चों ने याद कर लिया। बच्चों ने याद कर लिया लेकिन बच्चों को उसका मतलब ही पता नहीं। हम इस चीज से लगभग रोजाना हम गुजरते हैं। हमने बच्चों को कॉन्सेप्ट दिए, बच्चों ने उसको समझा, कुछ नहीं समझा, बच्चों ने लिख दिया, बच्चों ने लिखा, बच्चों ने कॉपी चेक करवाया, हमने उसको आंसर चेकिंग भी कर दी, बच्चों ने उसे मेमोराइज कर लिया, याद कर लिया, बच्चों ने एग्जाम्स में लिख भी दिया, बच्चे अंक भी आ गए, बच्चे पास भी हो गए, बच्चे के गार्जियन भी खुश हो गए, हम भी खुश हो गए, बच्चे ने सिखा दिया कुछ नहीं। तो इस चीज को कहीं ना कहीं हमें देखना है, क्योंकि हमारा जो अब एजुकेशन पॉलिसी जो बदल रहा है उसके अकॉर्डिंग हमें बच्चों को सिखाना है, सिर्फ पढ़ाना नहीं है बल्कि सिखाना है। तो इसके लिए आर्ट इंटीग्रेशन हमारे लिए एक एड हो सकता है, हमारे लिए एक टेक्निक हो सकता है, जिससे हम बच्चों को रियलिटी में कुछ ना कुछ सिखा सकते हैं। So art integration can be helpful for us for making the learning interesting. It also helps to visualize the thing, and there will be a shift from the rote method. तो हमारी पुरानी पद्धति चल रही है, उससे कहीं ना कहीं हमको एक शिफ्ट मिल जाता है, जिससे हम अलग जाकर कुछ चीजों को बता सकते हैं। कनेक्ट विद द वर्ल्ड आउटसाइड, चीजों को हम बाहरी तौर पे हम कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्लासरूम से बाहर की एक बहुत बड़ी दुनिया होती है। तो अगर बच्चों को हम विद द हेल्प ऑफ आर्ट, विद द हेल्प ऑफ कला अगर हम समझा रहे हैं तो क्या होता है कि हम बाहरी दुनिया से उसको कनेक्ट कर सकते हैं कि बाहर में ऐसे ऐसी चीजें होती है, ये चीजें होती है, तो वो भी कहीं ना कहीं एक बच्चों के लिए बहुत रिमार्केबल इम्पैक्ट हो सकता है। डेवलप मल्टीडिसिप्लिनरी लिंक, मल्टीडिसिप्लिनरी लिंक का मतलब है कि अलग अलग सब्जेक्ट को एक साथ लिंक करके पढ़ना। उससे भी क्या है कि एक बहुत बेहतर स्कोप बच्चों में पैदा हो सकता है, बच्चे चीजों को अच्छे से समझ सकते हैं, कॉन्सेप्ट को ये कर सकते हैं, क्योंकि हर सब्जेक्ट अगर आप गहराई से देखें तो हर सब्जेक्ट कहीं ना कहीं मिक्स होता है। एक का जो जड़ है वो दूसरे के जड़ के साथ मिला होता है, हमें बस जरूरत है उस जड़ को एक साथ लाकर बच्चों के सामने प्रस्तुत करने का, उसके बाद बच्चे उसको कर रहे हैं बेहतर करके। डेवलप आर्ट बेस्ड इंक्वायरी, जैसे कि मैंने शुरू में बताया था कि बच्चों में बहुत ज्यादा आर्ट की कमी होती है, बहुत सारे बच्चों में, किसी में हो भी सकता है नेचुरली, बट बहुत सारे बच्चों में आर्ट दूसरे क्या होती है, भूख जाती है कि हम कला के क्षेत्र में और बेहतर क्या क्या कर
सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्या हमारे सोर्स हो सकते हैं, तो इससे बच्चों में जिज्ञासा उत्पन्न होती है। इनकलकेट रिस्पेक्ट फॉर कल्चर एंड हेरिटेज, जो हमारी संस्कृति होती है उसके लिए भी बच्चों में क्या है कि एक रिस्पेक्ट जागृत होता है, एक सम्मान तो आता है कि हाँ हमारा कल्चर ये है, हमारे आर्ट फॉर्म ये है, हमें इस चीज को सीखना है, हमें इस चीजों को अप्लाई करना है। तो ये सब चीजों में क्या होता है कि बच्चों में एक सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग का सेंस आता है। Art cultural model. Basically, it is some figures that you can say that various disciplines are interlinked together with the help of art. आर्ट की हेल्प से कैसे हम अलग अलग कॉन्सेप्ट को बच्चों को क्लियरली हम बता सकते हैं, जिससे बच्चे जो है वो बेहतर तरीके से चीजों को जज कर सकते हैं। मैथमेटिक्स आर्ट यूज फॉर टीचिंग कॉन्सेप्ट, इवैल्यूएशन टूल फॉर टीचर्स, लर्निंग मेथड आर्ट यूज फॉर लर्निंग मेथड। ये अलग अलग डिसिप्लिन है, जैसे एनवायरमेंटल साइंसेज है, मैथमेटिक्स है, लैंग्वेजेस है, साइंस है और सोशल है। तो इन सबको किस प्रकार हम आर्ट की हेल्प से बता सकते हैं, ये एक कहीं न कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है और बच्चे उसको बेहतर तरीके से सीख सकते हैं अगर हम विद द हेल्प ऑफ आर्ट उसको समझाएं। हर एक कॉन्सेप्ट को अगर विद द हेल्प ऑफ आर्ट समझाएं तो वो बच्चों में क्या है कि एक बेहतर अप्रोच पैदा कर सकता है। इसका मैं एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कि एक गाना बहुत ही फेमस है, आप सब लोगों ने सुना होगा, ओम जय जगदीश है, आई थिंक सबने सुना होगा। तो वहां पे मैंने देखा था कि बच्चों को केमिस्ट्री का कॉन्सेप्ट बड़ा अच्छे तरीके से समझाया। ओम जय जगदीश हरे का जो टोन था उसको मिक्स करके बड़ा अच्छे तरीके से समझा रहा था। वो इस प्रकार से था, OH हाइड्रोक्साइड, OH हाइड्रोक्साइड, Cl क्लोराइड या ब्रोमाइड, H हाइड्रोजन के पोटेशियम, H हाइड्रोजन के पोटेशियम, Da है बेरियम, बोलो Da है बेरियम। तो इस प्रकार से अगर हम बेसिकली कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं तो क्या होता है कि हमारी टीचिंग मेथोडोलॉजी जो है वो काफी बेहतर होती है। ये काफी लंबा गाना है तो पूरा तो मैं बता नहीं पाऊंगा। आर्ट एंड कल्चर ट्रांसफॉर्मिंग अर्बन एरिया। Art for an educated art and culture should always be the way to understand the world. Art and culture illuminate our inner life and enriches our emotional world. It should be taught that art and culture needs to be valued. It's a national resource. The teaching faculty in schools, colleges, and university level should mandatory be trained to keep insight on the art and culture infrastructure of the country. जब हम बात करते हैं किसी एजुकेशन से जुड़े हुए लोगों की, तो वह आर्ट और कल्चर जो है, जो कला और संस्कृति है, वो उनके लिए एक एड होता है, एक माध्यम होता है दुनिया को समझने के, जो उनके यहाँ उनके अंदर एक रोशनी प्रोड्यूस करता है, एक रोशनी को जागृत करता है उनके जीवन में। और जो हमारी टीचिंग फैकल्टीज हैं, जो भी हमारे शिक्षक गण हैं, चाहे वो स्कूल लेवल पे हो, चाहे वो कॉलेज लेवल पे हो, चाहे वो यूनिवर्सिटी लेवल पे, उनको किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो हमारे देश की जो संस्कृति है और हमारे देश की जो कला है उसका सम्मान करें और बच्चों में भी कहीं इंकलकेट करें। सिर्फ सम्मान हमें नहीं करना है, हमें बच्चों को भी ये बातें बतानी है, उनके मन में भी इंकलकेशन डालना है कि वो भी अपने आर्ट का, अपनी कला की और अपनी संस्कृति की इज्जत करें। कहा गया है कि when you will respect your culture and art, the world will respect you. अगर हम अपनी कला, हम अपनी संस्कृति की इज्जत करेंगे तो ये विश्व हमारी इज्जत करेगा। क्योंकि कहीं न कहीं हम कला और संस्कृति से बहुत दूर होते जा रहे हैं, बहुत दूर हो रहे हैं। इसका कहीं न कहीं एक जो हमारे वेस्टर्न कल्चर कहीं न कहीं जो हावी हो गया है, तो इसकी वजह से हम अपनी कला, अपनी संस्कृति से काफी दूर हो रहे हैं। So as a faculty, as an educator, it is our moral duty to inculcate the feelings of art and culture among the students in an efficient way and
in a positive way. Role and preparedness of our art teachers in art integrated learning. जो हमारे कला के शिक्षक हैं, जो हमारे कला के शिक्षक हैं, उनका क्या दायित्व होना चाहिए वो हम देखते हैं. The role of art teacher is that of a facilitator. The art teachers are to be trained and must understand the use of A2 as a pedagogy of learning. The art teachers of the school should be able to differentiate between art as a subject and art as a tool of teaching and learning different subjects. The art teachers of the school should participate in planning of AIL activities for different subjects and for the whole school readily and happily to be a part of team teaching. It is often difficult to fully integrate the art with traditional classroom due to disconnect between art teachers and teachers of other subjects who are not given time or ability to coordinate or interweave lesson plans that applies art education to the core subject. एक आर्ट जो कला के शिक्षक है उनका काम एक फैसिलिटेटर का होता है. फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है कि जो बेसिकली एलएफ बोलते हैं, एलएफ लर्निंग फैसिलिटेटर, तो चीजों को सीखे और बच्चों को सिखाए, उनको बोलते हैं यहाँ पे फैसिलिटेटर. तो उनका काम जो है एक फैसिलिटेटर का होता है जो चीजों को नई चीजों को सीखे और नई चीजों को अपने बच्चों में सिखाए. आर्ट टीचर जो हमारे होते हैं, जो कला के शिक्षक होते हैं, उनको किस प्रकार से प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि वो जो हमारी टीचिंग पेडागोजी है उसको वो अच्छे से समझ पाए. अच्छे से वो जब समझेंगे तो बच्चों की भूख के बारे में पता चलेगी कि बच्चों को आर्ट में किस चीजों की भूख है, क्या वो सीखना चाहते हैं, क्या उनका साइकोलॉजिकल माइंड है. अगर ये एक शिक्षक समझ जाते हैं तो उनकी भूख को शांत करना भी आसान हो जाता है. और एक जो प्रॉब्लम हमारे बीच आता है वो ये आता है कि जो हमारे आर्ट के शिक्षक होते हैं, जो हमारे मेन जो और टीचर्स होते हैं, उनके बीच कोऑर्डिनेशन कभी कभी नहीं बनता. अक्सर इस ग्रुप में क्या होता है, अक्सर जो होता है कि आर्ट का एक क्लास इशू किया गया और वो आर्ट का क्लास जो है वो साइंस के टीचर या मैथ के टीचर को मिल गया है एक्स्ट्रा क्लास सिलेबस कंप्लीट करने के लिए. बच्चे बस ऐसे ही बस आर्ट के नाम पे आ रहे हैं और मैथ और साइंस पढ़ रहे हैं. क्यों? आर्ट को पूरी तरह से हम फैसिलिटेट नहीं कर पा रहे, उसके साथ हम जस्टिफिकेशन नहीं कर पा रहे. तो वो भी एक बहुत बड़ा मैटर है. हमने बच्चों के लिए पेंटिंग क्लास रख दिया, एक ड्राइंग क्लास रख दिया और उस क्लास को कंपनसेट करने के लिए क्लास खाली ना रहे, हम मैथ के टीचर को साइंस के टीचर को बेसिकली दिया करते हैं वहाँ पे क्योंकि उनका सिलेबस कंप्लीट नहीं होता है और कोई अलग रीजन हो. तो ये कहने में क्या होता है कि बच्चों के अंदर सिर्फ वो आर्ट से वो पीछे हटते चले जाते हैं क्योंकि क्लासेस दूसरा क्या होते नहीं है. तो वो कहने के बच्चों में एक फीलिंग ऑफ नेगेटिविटी क्रिएट करता है. किस प्रकार से हम आर्ट इंटीग्रेशन को अप्लाई कर सकते हैं उसका एक ढांचा यहाँ पे है. एवरी स्कूल शैड कंपल्सरली रिजर्व अ मिनिमम 2 periods per week per class for art education. Art must be integrated with the teaching and learning to all academic subjects from grades 1 to 12. Through the art curriculum, students will be introduced to rich and varied artistic traditions of the country. AIL should cover music, dance, visual art, theatre, which should include written, graphic, digital and cinematic forms. Should also include the culinary art forms as there is no better way to learn about the value of tasty and nutritious food, about crops and spices of India, then through the medium of learning through cooking. It is recommended that classes 6 to 8 upper primary should also be introduced to the culinary art so as to introduce them to the various food groups, spices, cooking styles, etc. लेकिन इसमें प्रैक्टिकल तौर पे आर्ट को इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा गया है क्योंकि अगर हमने बच्चों को सिखा रहे हैं, मान सपोज बच्चों को हमने स्पाइसेस के बारे में सिखाया, ये मसाले होते हैं, ये पर्टिकुलर मसाले होते हैं, ये टेक्निक होती है. और अगर हमने उनको प्रैक्टिकल तरीके से अगर वो चीज़ें शो कर दिया या प्रैक्टिकल तरीके से अगर हमने उनको सिखाया तो बच्चों में वो चीज़ ज़्यादा समझ में आएगी. तो विद द हेल्प ऑफ आर्ट हम चीज़ों को ज़्यादा बेहतर तरीके से बच्चों के सामने पेश कर सकते हैं. इसका माध्यम कुछ भी हो सकता है, चाहे वो आप विद द हेल्प ऑफ म्यूजिक,
दे सकते हैं, विद द हेल्प ऑफ आर्ट दे सकते हैं, किसी प्रकार का। ये हम पे डिपेंड करता है कि कैसे बेहतर तरीके से बच्चों में हम वो चीज जो है वो स्काउट कर सकते हैं। हर स्कूल को कम से कम बीच में 2 पीरियड जो है वो आर्ट के लिए रिजर्व करना चाहिए। ये रोड मैप जो है वो हमारे जो सीबीएसई प्रिस्क्राइब कर रहा है या एनसीईआरटी जो प्रिस्क्राइब कर रहा है कि बीच में कम से कम 2 पीरियड दैट मस्ट बी अलॉटेड फॉर आर्ट एंड कल्चर, ताकि बच्चे अपने हेरिटेज से बने रहें, अपने कल्चर से जुड़े रहें। उससे क्या होगा कि बच्चों में एक भावना बनी रहेगी अपने आर्ट के लिए, अपने कल्चर के लिए। क्योंकि अगर हम बच्चों को क्लासेस अलाउड नहीं करते हैं तो वो दूर होते होते काफी दूर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि जो आर्ट लर्निंग है उसको ग्रेड 1 से लेकर ग्रेड 12 तक कंपल्सरी इंक्लूड करना है। पहली क्लास से लेकर 12वीं क्लास तक आर्ट को बिल्कुल इंट्रोड्यूस करना चाहिए, ताकि बच्चों में एक भावना आए अपने आर्ट के लिए। क्योंकि देखिए आर्ट में एक फॉर्म होता है, एक होता है होम टाइम। होम टाइम में बेसिकली हम कुकिंग वगैरह के बारे में उसे पढ़ते हैं, तो अगर हम उसे बच्चों को चीज सिखा रहे हैं तो उनका कहीं ना कहीं स्किल डेवलप होगा। सपोज डांसिंग के बारे में सिखा रहे हैं तो उनका स्किल डेवलप होगा, सिंगिंग के बारे में गायन शिक्षा दे रहे हैं, स्किल डेवलप होगा। और हो सकता है कि अगर उसको उसमें रुचि हो, उसके अंदर उसका टैलेंट हो, तो हो सकता है कि वो बहुत आगे कुछ कर सकता है, आगे कुछ बहुत अच्छा भी उसमें कर सकता है। तो एक हमारे यहाँ जो अवधारणा होगी कि आर्ट लेके करेंगे क्या, ये अवधारणा हमें बदलना होगा। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये अवधारणा को बदलना होगा। आर्ट में भी बहुत कुछ किया जा सकता है अगर आप मेहनत करने को तैयार हैं, अगर आपके अंदर स्किल है, आपके अंदर रुचि है, तो आप बहुत कुछ आर्ट के साथ भी कर सकते हैं। From stage to stage, culinary art integration contributes to a much broadened learning experience. A student in a class happen to own a more useful graphic Arabic Mahmoud cookie. The class had recently read 848, a story where Arabic Mahmoud topics play a prominent role. The class gathered in the culinary art classroom and made the cookies together. One student said, "We had fun mapping and eating the toppings together, but this also feels more culturally aware. It helps me to see Middle East in a different light." इसे बेसिकली क्या है कि बच्चों को सिखाया गया, कुछ थीम्स वगैरह दिए गए थे, उन्हें बच्चों को कुछ सिखाया गया और लास्ट में उनका प्रैक्टिकल स्टडी कराया गया। प्रैक्टिकल वे में उनको ले जाया गया और उनको वो चीज बनवाया गया और बनवाने के बाद वो चीज खिलाया गया। तो उनको क्या लगा कि हमने एक तो बनाने के लिए सीखा और प्लस जो हमारा कल्चर होता है उससे हम अवेयर हुए, जो हमारा कल्चर था, जो उनका मिडिल ईस्ट का जो कल्चर था उसको कहीं ना कहीं वो सीखे। तो अगर प्रैक्टिकली उस चीज को हम करवा रहे हैं तो बेसिकली क्या होता है कि उनके अंदर एक सेंस आता है चीजों को सीखने का। बुक रिपोर्ट पेज, in this report students have been a significant day or meal specifically mentioned in the book. Students write a rational list discussing the food's importance and then present and serve the food to their classmates. They tap in their photograph of the exhibited food for further gallery of the food. इसमें क्या है कि बच्चों ने जो भी फूड प्रिपेयर किया था, जो भी फूड उन्होंने बनाया था, उसको उन्होंने प्रदर्शन भी किया और अपने दोस्तों को वो खिलाया। और दोस्तों को खिलाया और प्रदर्शन किया, इससे दो बातें हुई। पहला, जो प्रदर्शन किया तो उससे स्कूल का आर्ट गैलरी जो था वो कहीं ना उससे एक फोटोग्राफ वगैरह जनरेट हुआ जो वो अपने आगे याद के लिए रख सकता है। दूसरा, जब बच्चों ने दूसरे बच्चों को खिलाया, उससे एक केयरिंग एंड शेयरिंग की भावना भी आई कि केयरिंग एंड शेयरिंग। तो आर्ट से क्या है कि अलग अलग थीम्स को अलग अलग बेसिकली बोला जाए तो स्किल्स को बच्चों के अंदर इनकलकेट कर सकते हैं। Time limit in this history or language arts activity, students will explore food from a particular time period. Then they will see whether this is to present in their classmates. For example, in a Shakespeare course, students can hold a whole class as a team. They can research English present food, graphic design and present them to their classroom. The history में जो भोजन खाए जाते थे, जब रेनेसांस मतलब जो रिवॉल्यूशन की स्थिति थी, तो उस समय लोग किस प्रकार के
पढ़ लेने से क्या होता है कि हम चीजों को कुछ समझे कुछ नहीं समझे, लेकिन अगर हमने उस चीज को कर लिया प्रैक्टिकली तरह से तो वो क्या है कि हम उस चीज को पूरा जी लेते हैं। जैसे आप सबने एक मूवी देखा होगा दृश्यम, तो दृश्यम मूवी में क्या था, तो उन्होंने उस चीज को सच में किया था। जो दो लोग स्वामी चिन्मयानंद जी के सत्संग में गए थे तो सच में वहां उन्होंने इस चीज को किया था। तो उसमें डायलॉग दिया गया था कि इन्होंने इस चीज को सिर्फ देखा, इस चीज को जिया है, इसीलिए वो लोग अपने बयान से नहीं हट रहे। तो आर्ट में भी यही चीज है कि हमने चीजों को सिर्फ पढ़ लिया और अगर हमने उस चीज को सच में प्रैक्टिकल तरीके से अगर एडॉप्ट कर लिया तो वो चीज हमारे लिए बिल्कुल जीवंत होता है और उसका इंपॉर्टेंस जो है वो कई गुना बढ़ जाता है और हम सच में उस चीज से कहीं ना कहीं कनेक्ट कर पाते हैं। हिस्ट्री में ऐसा हुआ करता था, ऐसी चीजें हुआ करती थी, हमने पढ़ा, लेकिन अभी तक अगर हमने मान लीजिए खाने की बात करें, हिस्ट्री में ये खाना बनता था, ऐसे वैसे हुआ करता था, अगर उस चीज को अभी के तौर पे हमने बनाया, उस चीज को अगर अभी के तौर पे हमने खाया तो क्या होता है कि हम उससे कनेक्ट हो पाते हैं और इस समय की ऐसी चीजें हुआ करती थी। तो आर्ट से क्या होता है कि एक बेसिकली इनकल्केशन होता है बहुत सारे स्किल्स का। Restaurant, small business support. In this economic project, students can create small restaurant businesses such as patisseries, coffee shop, or pizza shop. Students will present business plans to their classmates, providing samples of the food their shops will sell. हो सकता है कि इस प्रकार की चीजों से बच्चों के अंदर भावना आ जाए बिजनेस का। यहाँ पे बताया गया है कि इस रिपोर्ट में, इस प्रोजेक्ट में बच्चे क्या करते हैं कि कुछ छोटा मोटा बिजनेस चालू करते हैं। वो अपने बेकरी छोटा मोटा खोल सकते हैं, एक कॉफी शॉप खोल सकते हैं, एक पिज्जा शॉप खोल सकते हैं। वो धीरे धीरे क्या है कि उसके अंदर एक बिजनेस का आइडिया भी आता है कि हाँ चीजों को हम ऐसे सेल कर सकते हैं, ऐसे कस्टमर को हम अपने अट्रैक्ट कर सकते हैं, इस तरह से रिलेशनशिप डेवलप होता है कस्टमर के साथ, बहुत इस तरह से मैनेजमेंट करना होता है अपने फॉर्म का, इस तरह से हमारा ऑर्गेनाइजेशन रन करता है, इस तरह से हमें प्रॉफिट हो सकता है, ये करने में हमें लॉसेस हो सकता है। तो ये सारी चीजों को वहां पे क्या कर सकते हैं, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से देख सकते हैं। So this is the formation of art. बहुत सारे लोग हम लोग को भी याद है कि हम लोग स्कूल में पढ़ते थे तो वहाँ पे इस तरह के हमारे डेमोन्स्ट्रेशन होते थे, प्रदर्शनी लगती थी, जहाँ पे किसी पर्टिकुलर डे में हमें बहुत सारी चीजों को सेल करना होता था। हमारे स्कूल में प्रदर्शनी लगती थी, हमें बहुत चीजों को सेल करना होता था। तो वो क्या होता है, हम चीजों को सीख रहे हैं, वहाँ बहुत सारे गुण हम सीख रहे हैं विद द हेल्प ऑफ आर्ट। वो हम चीजों को प्रैक्टिकली कर रहे हैं कि ठीक है भाई, अगर हम किसी सामान को बेच रहे हैं, कोई कस्टमर हमारे पास आ रहा है तो उस समय क्या परेशानियां हो सकती है, कैसे उन्हें डील करना है, ये कहने की हम प्रैक्टिकली सीखते हैं। ये विद द हेल्प ऑफ आर्ट। तो roughly we can say that art integration is so much important in the field of education for the practical study. Food is everywhere. In this social science activity, students research cultural influences of various countries and mapping our representative dish to present and discuss with their classmates. The name of the website is given here, that is foodbycountry.com. तो इस एक्सपेरिमेंट में बेसिकली क्या करेंगे, एक्टिविटी में क्या करेंगे, तो स्टूडेंट है वो अलग अलग देश के फूड के बारे में रिसर्च करेंगे। सपोज इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं हम और रशिया के बारे में बात करते हैं या स्पेन के बारे में बात करते हैं, इंडिया के बारे में बात करते हैं, तो हम सभी के अंदर बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटीज है रिगार्डिंग फूड। हमारे अंदर बहुत ज़्यादा विविधता है, अलग अलग प्रकार के भोजन हम सब लोग करते हैं, अलग अलग तरह के मील सब लोग लेते हैं। तो उसके बारे में स्टूडेंट क्या करेंगे, उस फूड के बारे में रिसर्च करेंगे और अपने मित्रों के साथ वो डिस्कस करते हैं और अगर वो डिस्कशन सफल होता है तो वो उस फूड को बनाने की कोशिश करते हैं। तो उससे क्या होता है कि उनके अंदर एक भावना आती है कि हाँ ये चीज़ों को ऐसे बनाते हैं, हो सकता है उनमें कुछ गलतियाँ भी हो सकती है, तो वो धीरे धीरे करते करते उन चीज़ों को सीखते हैं। Food painting. In this history or art activity, students can study the traditional substances of paint used by different cultures, which often include regional food items. Students can bring examples of these items to present or actually paint. This can tackle the study of cultural and ethnic foods to a new level. हम फूड मटेरियल को ऐसे पेंटिंग में इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे ऐसे फूड मटेरियल हमारे पौराणिक समय में होते थे जिसे हम पेंट कर सकते हैं। जैसे आपके पास अवेलेबल है, सब लोग लगभग जामुन का नाम सब लोग सुने होंगे। जामुन का इस्तेमाल बहुत जगह ऐसे पेंट में इस्तेमाल होता है, उसके कलर्स बनाए जाते हैं, बहुत जगह उसके इस्तेमाल होते हैं।
तो इस तरह से बहुत सारे फूड मटेरियल्स हैं जिसका हम इस्तेमाल एज ए पेंटिंग कर सकते हैं और उससे हम ये ऑब्जर्व कर सकते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट है, क्या इसके इम्पैक्ट पड़ते हैं, किस प्रकार का शेड ये देता है, किस प्रकार के कलर को एग्जिबिट करता है, वी कैन नो दैट. Food photography. In this activity, students learn the art of food photography. They can map it, design and learn study various ways to stage, light and photograph their dishes. ये आजकल बहुत ज़्यादा चलन में हम सभी लोग देखते होंगे, बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स आजकल एक्टिव हैं. तो वही कहीं क्या करते हैं, चीज़ों को जाके उसको हाईलाइट करते हैं. बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स आप देख रहे होंगे मार्केट में, वो अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं. जितना आजकल हम लोग शायद फोन से ना पाए उससे ज़्यादा वो कमा रहे हैं. क्यों? वो जाके चीज़ों को हाईलाइट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ देयर आर्ट. उनके पास आर्ट है फोटोग्राफी की, उनके पास आर्ट है पब्लिक स्पीकिंग की, तो वो सब का इस्तेमाल करके वो काफ़ी पैसे आज बना रहे हैं. Only because of the art integration. उनका काम है बेसिकली नए नए जगह जाना, नए नए डिशेस को टेस्ट करना और उन डिशेस को रिव्यू करना. आज हम सभी लोग इस चीज को सोशल मीडिया से देख पा रहे हैं. बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स हैं, वो एक्टिव हैं, वो जब नई नई जगह जाते हैं, नए नए डिशेस को टेस्ट करते हैं. ऐसे डिशेस हमें देखने को मिले तो शायद इससे पहले हमने कभी देखा भी नहीं था या शायद इसके बारे में सुना भी नहीं था. बहुत सारे ऐसे डिशेस हमें आजकल देखने को मिले हैं. हम मैगी एक दो तरीके से खाना जानते थे, आज मैगी पता चला कि पंटा वाली मैगी बनती है. कभी सुना भी नहीं था इसके बारे में पंटा मैगी बनती है, बट आजकल बन रही है. बड़ा पाव हमने सीखा, बड़ा सुना था कि पाव के बीच में बड़ा डाल के बड़ा पाव हो गया, उल्टा बड़ा पाव बन रहा है. ये बड़ा के अंदर पाव डाल रहा है. मतलब अलग अलग चीज हमें आजकल देख रहे हैं और वो आज के पैसे बना रहे हैं with the help of their speaking power and with the help of their photography or another power. Cultural food in a theatre class. In theatre class, students are often taught to explore the life of a character. Researching the food of a character's life is an excellent way to truly understand a specific culture, time period or experience. क्लास में बहुत बार ऐसा होता है कि हमें बहुत सारे नाटक वगैरह के बारे में पढ़ाया जाता है, चाहे वो हिंदी के बारे में पढ़े, हिंदी लिटरेचर, हिंदी साहित्य के बारे में या इंग्लिश लिटरेचर के बारे में. तो बहुत सारे ऐसे वहाँ पे लिटरेरी वर्क्स होते हैं दैट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ ए थिएटर. जैसे मुझे याद आ रहा है हिंदी में कृतिका में एक बड़ा अच्छा नाटक है, उसका नाम है रीढ़ की हड्डी. इंग्लिश में भी है जूलियस सीजर का, काफी अच्छा. विलियम शेक्सपियर का है जूलियस सीजर, काफी अच्छा. तो उसको अगर हम विद द हेल्प ऑफ थिएटर बच्चों को अगर कुछ कैरेक्टर दे दें कि आप ये कैरेक्टर है, आप वो कैरेक्टर है, आप ये हैं, आपको ये एक्ट कर रहे हैं, तो बच्चे वहाँ पे कुछ बेहतर तरीके से पेश कर सकते हैं. और वो जो हिस्सा होगा, वो जो उनका एक्टिविटी होगा, वो बिल्कुल जीवित होगी और वो चीज़ तो कभी नहीं हुई. क्यों? क्योंकि उन्होंने उस चीज़ को परफॉर्म कर दिया. अगर आप किसी लिटरेरी वर्क को रिप्रेजेंट करने के लिए बोल रहे हैं और विद द रिप्रेजेंटेशन अगर वो शो कर पा रहे हैं तो वो काफी बेहतर तरीके से उनके बीच एजुकेशन को रिप्रेजेंट कर सकता है. Some suggested art integrated activities. Freedom of imagination brings innovation. अब यहाँ पे देख सकते हैं कि एक ABCD है, हम सबों ने पढ़ा है और काफी बेहतर तरीके से इसको यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है with the help of colorful paper and with the help of scissors and with the help of other aids. काफी बेहतर तरीके से यहाँ पे इसको पेश किया गया है. Some suggested art integrated learning activities. जैसे इसमें आप देख पा रहे हैं BREAK, तो E और एक चीज काफी बड़ा गैप दिया गया. ठीक है आप लोगों को E और A के बीच काफी सारा गैप दिया गया है. तो ब्रेक का मतलब होता है टूटना, और अगर आप इसको गहराई से देखें तो E और A आपस में टूटा हुआ है. दिस इज आर्ट. हम चीजों को इस प्रकार एक्सप्लेन करें कि एक छोटा सा वर्ड जो है वो 1000 वर्ड्स बोले. नेक्स्ट इज फॉल. अब इस पर देखिए एक गिर रहा है, फॉल मतलब गिरना होता है और यहाँ पे एक गिर रहा है. बहुत ही छोटी सी बात है लेकिन दिस इज रिमार्केबल. क्लॉक मतलब देखिए वो तो घड़ी की तरह से रिप्रेजेंट किया गया. क्लॉक जो है उसमें वो जो है उसको घड़ी की तरह रिप्रेजेंट किया गया. दिस इज आर्ट. यही हमारा आर्ट है जहाँ पे हम छोटी सी बात कह के बड़ा काम निकाल सकते हैं.
दिस इज आर्ट इंटीग्रेशन। हम बोलेंगे आपको नोट कर लीजिए, दिस इज लाइन नोट, ये काफी बेहतर लग रहा है, प्लीज नोट कर लीजिए इसको। ब्रेक को किस प्रकार लिखा गया है, फॉल को किस प्रकार लिखा गया और फ्लॉप को किस प्रकार लिखा गया। ये और दूसरी तरह से देखिए, एक तो आर एस ई लिखा हुआ, ध्यान से उसको देखिए। अगर मैं दिखा पा रहा हूं, दिस इज एच, दिस इज ओ, तो किस प्रकार से हॉट को भी काफी बेहतर तरीके से वहां पे रिप्रेजेंट किया गया और किस प्रकार से लेटर्स लिखे गए जो पूरा एक हॉट बन गया है। ये छोटी छोटी चीजें हैं जहां पे हम आर्ट का इस्तेमाल करके एक बड़ा काम निकाल सकते हैं। ये चौथा तो काफी टफ लग रहा है, आप तीन को कम से कम नोट कर लीजिए। Done? This can be introduced in the primary sections that 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9 और 0 को हमने कितने तरीके से लिखा, अलग अलग आर्ट फॉर्म से लिखा, अलग अलग तरीकों से हमने उसको रिप्रेजेंट किया। नंबर सेम है, वही 1, 2, 3, 4 है, अस्तित्व नहीं बदल रहा, बट हमारे लिखने का तरीका बदल। तो अगर हम प्राइमरी लेवल पे इस तरह से बच्चों को सिखा रहे हैं तो क्या वहाँ पे उनकी पॉसिबिलिटीज काफी ज्यादा बढ़ रही है, तो वो एक चीज को मल्टीपल तरीके से सीख सकते हैं। और हमारा काम ये एज एन एजुकेटर हमारा काम यही है कि हम एक चीज को अलग अलग डायमेंशन से बच्चों को सिखाएं ताकि कोई भी कॉन्सेप्ट उसके दिमाग में एकदम घर कर जाए और वो कॉन्सेप्ट को ना भूले। जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि अगर हम एक और एप्पल बच्चों को पढ़ाते हैं तो बच्चे दिमाग में एक लाल एप्पल बनाने लगते हैं, लेकिन हमारे अंदर साइंस के अंदर, एसएसटी के अंदर, मैथ्स के अंदर शायद ऐसा भी नहीं हो पा रहा है या हम उस प्रकार से करना नहीं चाह रहे। तो हमारा प्राइमरी लेवल जो है आज काफी बेहतर है हमारे सेकेंडरी लेवल और हायर सेकेंडरी लेवल, क्योंकि वहां पे बच्चों को जो पढ़ाने की जो पद्धति है वो काफी बेहतर है। और हमारे अंदर क्या है कि हम बच्चों को रटना सिखाते हैं, कॉन्सेप्ट को याद करो, कॉन्सेप्ट को रट लो, क्योंकि बेहतर नहीं, क्योंकि अगर बच्चे उस चीज को समझ के पढ़ेंगे तो उनके लिए काफी ज्यादा बेहतर होगा। यहां भी हम क्या कर सकते हैं, वी कैन ड्रॉ, पेंट, फोल्ड और इवन ब्रेक नंबर। हमें यहाँ पे किसी नंबर को अगर रिप्रेजेंट करना है तो उसको हम ड्रॉ कर सकते हैं, उसको हम अलग अलग तरीकों से पेंट कर सकते हैं विद वेरियस कलर, हम उसको फोल्ड करके बना सकते हैं, पेपर्स वगैरह है उसका से फोल्ड करके बनाएं या उसको बुन के भी बना सकते हैं, जैसे हम लोग स्वेटर बुनते हैं उस प्रकार से नंबर को बुन के भी बना सकते हैं। तो ये सब टेक्निक जो है एज एन एजुकेटर हमें बच्चों को सिखाना है ताकि वो अलग अलग तरीके से चीजों को सीखें, अलग अलग तरीके से चीजों को समझें और आगे बढ़ें। Some suggested art integrated learning activity। यहाँ पे बेसिकली बहुत अपर प्राइमरी लेवल पे बता रहा है कि यहाँ पे हम बहुत सारी चीजों को बना सकते हैं। ऑल आर मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट दैट इज लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, इंटरसेक्टिंग लाइंस, पैरेलल लाइंस, परपेंडिकुलर लाइंस, राइट एंगल, ऑब्टयूज ट्रायंगल, एक्यूट ट्रायंगल, ट्रायंगल, ट्रेपेजियम, ऑल दैट। तो उन सब चीजों को किस प्रकार से बना सकते हैं। आगे ट्रायंगल है, एंगल है, तो भाई एंगल को आप किस प्रकार से शो कर सकते हैं। भाई हमारे बॉडी में एंगल बन रहा है, हमने हाथ में कर दिया एंगल बन गया। आर्ट है, हम चीजों को सिखा सकते हैं किस प्रकार से हम एंगल्स को, ट्रायंगल्स को, परपेंडिकुलर लाइंस को, पैरेलल लाइंस को किस प्रकार से शो कर सकते हैं। ये सारी चीजें विद द हेल्प ऑफ आर्ट हम बच्चों को सिखा सकते हैं। सपोज एज ए मैथ फैकल्टी, अगर मैं मान लेता हूं मैं मैथ फैकल्टी हूं, बच्चों को मुझे पैरेलल लाइंस सिखानी, तो क्या टेक्निक्स हो सकते हैं मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं। सपोज आपको बच्चों को पैरेलल लाइन समझाना है कि पैरेलल लाइंस क्या होते हैं, आप कैसे बच्चों को समझाएं। जस्ट गिव एन एग्जांपल, एनीवन प्लीज।
Just you have to make your student aware about the parallel line. कैसे समझें? रेलवे ट्रैक, गुड। रेलवे ट्रैक का हम काफी बेहतर एग्जांपल दे सकते हैं। ऐसे रेलवे ट्रैक तो अगर आप देखें तो वो आपका एक पैरेलल लाइन बनता है, काफी बेहतर है। लगभग लोगों बच्चों ने रेलवे ट्रैक देखा होगा, ठीक। एक छोटा बच्चा है, उसको आपको सर्कल समझाना है, कैसे समझें? सर्कल, बॉल इज नॉट अ सर्कल। मम्मी की चूड़ी, बच्चों के घर माँ चूड़ियां पहनती होंगी, काफी आसान है। और जाके देखना मम्मी ने चूड़ी पहनी है, वो सर्कल। अब जाएगा मम्मी कटोरी देखेगा, भाई चूड़ी से दिमाग में आएगा वो ऐसा जो होता है वो सर्कल होता है। बच्चों को स्पेयर समझाना, कैसे समझाएंगे? बॉल, फुटबॉल, जाके वो देखेगा बॉल जो होता है ना वो ऐसा गोल वाला जो है ना वो स्पेयर होता है। तो बच्चे क्या है बेहतर तरीके से चीजों को सीख सकते हैं, क्योंकि देखिए चीजों को बोर्ड पे ड्रॉ करें, क्योंकि बोर्ड पे अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा स्फीयर भी कहीं ना कहीं सर्कल ही लगेगा, क्योंकि 3D डायग्राम बनाना थोड़ा मुश्किल टास्क हो सकता है। उसके लिए फिर हम आईसीटी का टेक्निक आईटी का हेल्प लेना पड़ेगा। विद द हेल्प ऑफ स्मार्ट बोर्ड वहां पे पूरा 3D फिगर्स आ जाते हैं, तीनों एक्सिस वहां ड्रॉ कर सकते हैं। लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं सिर्फ अगर हमें स्फीयर शो करना है तो वहां पे अगर हमने ड्रॉ किया तो सर्कल लेके बच्चे वहां पे कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर छोटा बच्चा है तो वो सर्कल और स्फीयर में अक्सर कंफ्यूज कर जाता है। तो वो हम अगर प्रैक्टिकल चीजों से अगर दिखाएं तो हो सकता है बच्चे बेहतर तरीके से चीजों को सीख सकते हैं। मान लीजिए साइंस की बात करते हैं। साइंस में बच्चों को अगर हमें सिखाना है रोटेशनल मोशन, कैसे सिखाएं? क्या आप एग्जांपल दे सकते हैं? रोटेशनल मोशन, यस, फैन, रोटेशनल मोशन। फैन अपनी एक्सिस पे घूम रहा है, बिना अपनी जगह को बदले वो अपनी एक्सिस पे मूव कर रहा है, इसी रोटेशनल मोशन। तो दीज आर द की, दीज आर द आर्ट जहां पे हम बच्चों को विद द हेल्प ऑफ आर्ट बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सिखा सकते हैं। अब बच्चा जहां भी देखेगा, अगर वो कमरा देख रहा है ये रोटेशनल मोशन है, वो छोटा बच्चा सर हो जाए ये रोटेशनल मोशन है, तो उसी का वो कॉन्सेप्ट जो उसके अंदर हर करके वो कभी भूलेगा नहीं होगा। क्योंकि अक्सर हमें अपने याद है कि हमारे टाइम में तो उतना आर्ट आर्किटेक्चर पे ध्यान नहीं देता था, तो हम रोटेशन और सर्कुलर में हमेशा कंफ्यूज करते थे। रोटेशन मोशन और सर्कुलर मोशन पे हम हमेशा कंफ्यूज करते थे। तो मुझे याद है मेरे शिक्षक ने बोला था ऐसे घूम गए तो रोटेशनल और ऐसे घूम गए तो सर्कुलर। मतलब अगर आप अपनी एक्सिस पे घूम रहे हैं तो वो रोटेशनल है और एक्सिस को छोड़ के घूम रहे हैं तो वो सर्कुलर। तो ये सब चीजों को क्या है कि हम विद द हेल्प ऑफ आर्ट बच्चों को सिखा सकते हैं। Some suggested art activities upper primary, जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा हो ये बेसिकली आपको कुछ होल्स दिख रहे हैं। ये होल क्या है? वो भित्ति है, कटा हुआ भित्ति है, वहाँ बीच निकला हुआ। आई थिंक वही लग रहा है, कटा हुआ भित्ति लग रहा है, या कुछ और कुछ पत्ती हो सकती है। तो वहाँ पे आप उसको विद द हेल्प ऑफ पेंटागन सिखा सकते हैं, या ऊपर की कुछ और आकृतियां हैं तो आपको यहाँ पे हनी बी कॉम लग रहा है, अगर आप लोगों को दिख पा रहा हो हनी बी कॉम, यहाँ सब एक्सएल सिखा सकते हैं। तो इस तरह से विद द हेल्प ऑफ अदर टेक्निक हम बच्चों को बहुत सारी चीज बता सकते हैं जो कि वो काफी याद रखें। With simple Woods law, you can connect math, physics, balance, inertia, strength, biology, wood. अब यहाँ पे क्या है कि सिंपल वुड का जो सब्सटेंस है उससे बहुत सारी चीजें, जैसे मान लेते हैं कि हमने लकड़ी का इस्तेमाल किया तो लकड़ी द वुड डिकेड फ्रॉम प्लांट, दैट इज द टर्म ऑफ बायोलॉजी। सपोज वी हैव मेड a chair, we have made 5 or 6 number of chairs, we are making numbers, so that is the mathematics। और जब आप उस चेयर पे बैठेंगे तो किस प्रकार से आप गिर रहे हैं, किस प्रकार से ग्रेविटेशनल पुल लग रहा है, किस प्रकार से फ्रिक्शंस लग रहे हैं, किस प्रकार से फोर्सेस लग रहे हैं, दैट इज द फिजिक्स। So with the help of art, multiple dimensions can be touched. Multiple dimension को वहाँ पे आप टच करते हुए अपने कॉन्सेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से वहाँ पे इजीली बच्चों को समझा सकते हैं। ड्रामा और थिएटर इन्वॉल्व स्टोरी टेलिंग, एक्टिंग, बॉडी मूवमेंट, साउंड, म्यूजिक, फेस मैनिपुलेशन, सेट प्रॉप डिजाइन, एवरेज डिजाइन, साउंड एंड लाइट डिजाइन। The students can showcase a wide variety of
subject understanding. Just like I told, with the help of drama or with the help of theater, various concepts can be inculcated in a student in a very efficient way. जो भी concept को आप देना चाह रहे हैं वो काफी आसानी तरीके से आप उसको with the help of theater और with the help of drama आप उसको दे सकते हैं. Simple toys are great to develop, making kids understand complex concepts. With the help of art, बहुत सारे छोटे-छोटे आप टॉयज बनाने के लिए बच्चों को सिखा सकते हैं. उनसे क्या होगा? उनकी स्किल्स डेवलप होगी. जैसे बहुत सारी जगह वहाँ पे क्लास चलता है SUPW. SUPW जिसके आर्ट बॉक्स होते हैं, वहाँ पे बच्चों को नई पद्धति के बारे में सिखाया जाता है. कैसे आपको मिट्टी की चीजें बनानी है, पॉटरी वगैरह सिखाया जाता है वहाँ पे. कैसे आपको पेपर कटिंग करना है, कैसे विद द हेल्प ऑफ पेपर कटिंग नई चीजें सिखानी बनानी है. तो वो सब बच्चों को वहाँ पे सिखाया जाता है, जिससे उनका क्या है कि एक मेंटल अंडरस्टैंडिंग डेवलप होता है. So this can be employed in our ratio also. But with all the things require some training for the teacher. हम पहले जानेंगे तो ही बच्चों को सिखा सकते हैं. तो उसके लिए टीचर्स की ट्रेनिंग भी काफी ज्यादा मैंडेटरी हो जाती है. For effective implementation of art integrated learning, which is a pedagogy of experiential and joyful learning, the school principal needs to be aware of its relevance and help in creating a conducive environment for its implementation in good stage. For the effective implementation of this pedagogy, the teacher needs adequate training in the following aspects. Should have understanding of the concept of AIL as a pedagogy, hands-on training in the AIL technique. This would enable all teachers, including art teachers, to understand how art forms became engaging method for learners to be joyful, attentive, expressive, intuitive, and keen observer, which leads them to the construction of their own knowledge skills to create inclusive classrooms using art as a means of learning. Hands-on training on using different methods and materials of various art forms as a part of the teaching learning process. Planning and conducting AIL activities, collaborating with teachers of different disciplines including art education, health and physical education. Generating cost-effective and local and specific resources for using AIL as an assessment tool. Skills of presentation and exhibition of children work. अगर हमें इफेक्टिवली आर्ट एजुकेशन को इम्प्लीमेंट करना है तो हमारे आर्ट टीचर को कुछ बातों का ध्यान रखना है. कुछ बातों का उन्हें ध्यान रखना है कि उनके पास एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए आर्ट एजुकेशन का. जो AIL पेडागोजी है, जो उसका करिकुलम है, उसका एक बेसिक आइडिया उन्हें होना चाहिए. नेक्स्ट, वो जो टूल्स अवेलेबल कराना चाहते हो कॉस्ट इफेक्टिव हो. ऐसा नहीं कि वो टूल्स को अवेलेबल कराने में बहुत ज्यादा खर्च हो. बेस्ट आर्ट टीचर वो होता है जो स्क्रैप से चीजों को बनवा दे. जो पेटेड वाली चीजें होती है जिसको हम वेस्ट समझ के फेंक देते हैं, उनसे वो चीजों को यूज करवा के बच्चों से नई चीजें बनवा ले, वो एक बेस्ट आर्ट टीचर होता है. क्योंकि वो एक इफेक्टिव होता है, बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव होता है, उसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं है और बच्चे उसमें नई चीजों को सीख रहे हैं. तो एक आर्ट टीचर को बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है अगर उन्हें बेस्ट अपने बच्चों को देना है. तो प्लानिंग एंड कंडक्टिंग AIL एक्टिविटीज, जो भी AIL एक्टिविटीज वो करने जा रहे हैं उसकी एक प्रॉपर प्लानिंग उनके पास होनी चाहिए कि हाँ हम ये चीज को करेंगे, ये चीज को एग्जीक्यूट करेंगे तो इसका ये रिजल्ट हो सकता है, इसके ये फ्लोज हो सकते हैं, इसके ये कौन हो सकते हैं. और सबसे इम्पोर्टेंट है कि अलग अलग जो डिसिप्लिन हैं टीचिंग के, अलग अलग जो डिसिप्लिन है उनके साथ जो उनको इंटरेक्ट करना है और एक पॉजिटिव वाइब के साथ उन्हें आगे बढ़ना. तो एक आर्ट टीचर जो एक अच्छे आर्ट टीचर होंगे वो इन सब टेक्निक्स का इस्तेमाल करेंगे फॉर द बेटर रिजल्ट. इंटीग्रेटिंग आर्ट विद फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी. Sciences provide an understanding of a universal experience. Arts are a universal understanding of personal experience. They are both a part of us and a manifestation of the same thing. The art and sciences are avatars of human creativity. जो कला और विज्ञान है
वो मानवता के दो रूप, आर्ट भी और साइंस भी। मानवता के दोनों को अगर साथ में हम कोलैबोरेट करके आगे बढ़ते हैं, सामंजस्य लेके आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाना हमारे लिए काफी आराम होगा, काफी आसान होगा और साथ साथ वो जॉयफुल भी होगा और इंटरेस्टिंग भी होगा। मैग्नेटिक पेंटिंग, substances that are attracted by magnet are called magnetic substances. Example: iron, cobalt, nickel, nickel. Substances that are not attracted by magnet are called magnetic non-magnetic materials. Students were provided different materials and asked to use them to create patterns and at the same time to identify the magnetic and non-magnetic materials. जैसा कि हाई स्कूल में हम सभी ने पढ़ा होगा मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंसेस की जो सब्सटेंस जो है, जो वस्तु जो है वो चुंबक की ओर आकर्षित होती है, those substances that are attracted towards a magnet is called a magnetic substance. तो इस चीज को क्या है कि हम इस तरह को आर्ट भी शो कर सकते हैं। हम सिंपली क्या करेंगे, अलग अलग मटेरियल्स को लेंगे, उसको मैग्नेट के साथ हम अट्रैक्ट कराने की कोशिश करेंगे, फिर वहां से हमारा ऑब्जर्वेशन होगा कि ये मैग्नेट के साथ अट्रैक्ट हुआ या नहीं हुआ, और अगर अट्रैक्ट हो रहा तो अट्रैक्शन का क्या पैटर्न है, तो ये जो अट्रैक्ट होता है उससे एक पैटर्न बनता है। अगर मान लेते हैं कि हमने मैग्नेटिक फील्ड बच्चों को पढ़ाना है, तो हमने मैग्नेटिक दो मैग्नेट रखा, उसके ऊपर कुछ आयरन डस्ट के पार्टिकल्स डाल दिए, तो वो क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनाएगा। तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को भी हम विद द हेल्प ऑफ आर्ट अलग अलग कलर से उसको हम शो कर सकते हैं, वो काफी ज्यादा खूबसूरत लगेगा और काफी ज्यादा वो बेहतर शो होगा और बच्चे उसको और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होता है और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। So this is just an example with the help of art how we can go towards the study of science. Pendulum bending can teach simple harmonic motion, which is the motion along a straight line. The body moves back and forth with respect to a mean position. The children will learn about frequency, amplitude, degree. सपोज बच्चों को पेंडुलम का कोई कॉन्सेप्ट पढ़ाना है, तो पेंडुलम में आप सब लोग जानते हैं कि एक रिजिड बॉडी होता है, उसमें एक स्प्रिंग रहता है, उसमें एक बॉल लगा रहता है। जब हम उस बॉल को मूव कराते हैं तो वो अपने मीन पोजीशन तक जाता है, उस एक्सट्रीम पोजीशन से जो वो वापस आता है, फिर अगले वाले एक्सट्रीम पोजीशन तक जाता है और ये चक्र जो है वो चलता है। तो जब हम यहाँ भी ये चक्र दिखा रहे हैं बच्चों को, तो यहाँ से क्या है, हमको बहुत सारे कॉन्सेप्ट करना है। हम उसको विद द हेल्प ऑफ आर्ट बता सकते हैं। अपने क्लासरूम में एक धागा हमने लिया, तो धागा हमने कुछ भारी चीज बांध दिया और जब हम उसको शो किया तो वो इस प्रकार से शो हुआ। So with the help of art, some important concepts of science can also be shown. So that's all for today. I hope you have gathered something about the art and the art integration. So I request all of you to please use this technique in your classroom as much as possible. This will surely gain knowledge of us as well as it could be interesting for the students and it will make the classroom enjoyable, effective and efficient.